मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं सत्यनारायण द्विवेदी अपने YouTube चैनल सत्या सर फिजिक्स में पुनः आपका एक बार स्वागत करता हूं बच्चों। आज हम क्लास 12th का जो है वह नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं। इसके पहले जो है हमने 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है अपने YouTube चैनल पर क्लास 12 से रिलेटेड। जो है पहला चैप्टर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चल रहा है बच्चों, पहली यूनिट जिसको बोलेंगे हम, उसमें हमने चार्ज के बारे में और उसकी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी, और सेकंड वीडियो में हमने कूलम्ब्स लॉ जो है पढ़ा था। उसमें हमने पढ़ा था कि कूलम्ब्स का लॉ क्या है और उन्होंने क्या बताया था और वह कहाँ अप्लीकेबल है, उसका लिमिटेशन भी हमने उस पर डिस्कस किया था। ठीक है, आज हम कूलम्ब्स लॉ को ही कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उसका जो है वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे। वेक्टर फॉर्म में मतलब बच्चों कि कूलम्ब्स लॉ ने दो चार्ज के बीच में क्या बताया था कि लगने वाला अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स, जिसको उन्होंने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहा था। तो हमें पता है कि जो फोर्स है दो चार्ज के बीच में, जो लगने वाला जो फोर्स है बच्चों, वह फोर्स एक तरह की वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी का मतलब होता है कि उसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। तो हमने उसका स्केलर फॉर्म पढ़ा था, और उसका स्केलर फॉर्म हमने कूलम्ब्स लॉ का जो बताया था बच्चों, उसमें हमने बताया था कि F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई क्या था बच्चों, R स्क्वायर। ठीक है, R इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, जो दो चार्ज थे उनके बीच का हम डिस्टेंस बताए थे। ठीक है, ये हमारा फोर्स था। अब इसका वेक्टर फॉर्म हम कैसे लिखते हैं बच्चों, तो यहाँ देखिए एक चार्ज है हमारा यहाँ पर Q1 और एक चार्ज है हमारा Q2। ये हमारा चार्ज Q1 है बच्चों, ये हमारा चार्ज है Q2, और दोनों सेम टाइप का लिए। आप जो है अपोजिट भी चार्ज ले सकते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ठीक है, अब इस देखिए इस Q1 पर जो है चार्ज फोर्स कौन लगाएगा, Q2, और Q2 पर फोर्स कौन लगाएगा बच्चों, Q1। तो Q1 पर जब फोर्स लगाएगा Q2 तो कितना लगाएगा और किस डायरेक्शन में लगाएगा, तो दोनों सेम टाइप का चार्ज है, तो दोनों में क्या होगा, रिपल्सन। यानी यह चार्ज इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा, क्या करेगा, इसको बाहर रिपेल करने की कोशिश करेगा, इसको दूर भेजने की कोशिश करेगा। मतलब इस चार्ज के द्वारा इस पर लगने वाला फोर्स जो होगा उसका डायरेक्शन इधर होगा। ठीक, और उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे कि किसके ऊपर फोर्स लग रहा है, पहले पर। किसके द्वारा लगाया जा रहा है बच्चों, सेकंड पर। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, फोर्स ऑन चार्ज फर्स्ट ड्यू टू सेकंड। इसको फोर्स ऑन चार्ज Q1 पर लगने वाला फोर्स इन ड्यू टू किसके द्वारा, Q2 के द्वारा, सेकंड के द्वारा। तो फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। ठीक है, तो एक किस डायरेक्शन में, इधर। सिमिलरली इसी तरह यह चार्ज भी क्या करेगा बच्चों, इसके ऊपर फोर्स लगाएगा तो अट्रैक्ट तो करेगा नहीं, क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, इसको दूर भेजने की कोशिश करेगा। तो जब दूर भेजने की कोशिश करेगा बच्चों, तो यह इस पर फोर्स लगेगा, किसके द्वारा लगाया जाएगा, Q1 के द्वारा। तो क्या लिखेंगे बच्चों, फोर्स ऑन चार्ज सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट। ठीक है, ऐसे यहाँ पर देख लीजिए लिखा है F12 फोर्स ऑन चार्ज Q1 पर किसके द्वारा, ड्यू टू Q2 के द्वारा। फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1, ये हो गया। अब R12 क्या है, R12 है यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम चार्ज Q1 टू Q2। Q1 से Q2 की डायरेक्शन में क्या है, यूनिट वेक्टर। ठीक है, R क्या है, यूनिट वेक्टर, किस डायरेक्शन में, Q1 से Q2 की डायरेक्शन में। तो जब फोर्स लगेगा, जब Q2 पर फोर्स लगाएगा Q1 तो किस डायरेक्शन में लगाएगा, इसी डायरेक्शन में। तो फोर्स का डायरेक्शन यही है, और जो R12 का डायरेक्शन है वो इसी डायरेक्शन में है। और R12 उस समय जब फोर्स लगेगा, कौन सा फोर्स लगेगा, 2-1, यानी फोर्स ऑन चार्ज सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट को इस डायरेक्शन में लगा। दूसरे इस Q2 पर लगने वाला फोर्स किस डायरेक्शन में, इधर। कौन लगाएगा, Q1। तो हम डिस्टेंस कौन सा लेंगे, ए यूनिट वेक्टर कौन सा लेंगे, R12 वाला लेंगे। ये डिस्टेंस लेंगे Q1 से Q2 की ओर। जब हम बात करेंगे F12 का, फोर्स ऑन चार्ज फर्स्ट इस पर ड्यू टू सेकेंड, इसके द्वारा इस पर लगने वाला फोर्स किस डायरेक्शन में, इधर। यह चार्ज इसको इधर भेजना चाह रहा है, तो ए। तो उस समय हम कौन सा यूनिट वेक्टर लेंगे, R21 लेंगे, ए। दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम। और इस R12 का डायरेक्शन और F21 का डायरेक्शन क्या है, सेम। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, कैसे लिखेंगे, इस पर लगने वाले फोर्स को कैसे लिखेंगे, तो फोर्स ऑन चार्ज फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड इज इक्वल टू 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई बच्चों Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये उनके बीच का डिस्टेंस है। और साथ में जब वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे यूनिट वेक्टर आर, कौन सा बच्चों, कौन सा फोर्स लिखे हैं, R12 लिखे हैं, तो इसी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर ले लीजिए R21। ठीक, ये हो गया। ठीक, और दूसरा आप जब लिखेंगे बच्चों फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट, फोर्स ऑन सेकेंड, इस पर लगने वाला फोर्स किसके द्वारा, इसके द्वारा, Q1 के द्वारा, तो कितना लिखेंगे, सेम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये तो रहेगा ही बच्चों। अब इस F21 के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है इसको लेंगे। F21 के डायरेक्शन में कौन सा यूनिट वेक्टर है, यही, इसका डायरेक्शन देखिए और F21 का डायरेक्शन देखिए सेम है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा R12 यूनिट वेक्टर। अब आप यहाँ पर ये देखिए कि R12 का डायरेक्शन बच्चों, यूनिट वेक्टर R12 का डायरेक्शन और R21 का डायरेक्शन देख रहे हैं, R12 इस डायरेक्शन में है और R21 इस डायरेक्शन में है, और दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। तो हम यहाँ पर ये लिख दें कि R12 इज माइनस निगेटिव ऑफ R21, ऐसे हम लिख सकते हैं। दोनों बराबर हैं लेकिन किस डायरेक्शन में, दोनों क्या हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए निगेटिव लगा दिए। अब R12 के जगह R21 पुट कर दीजिए, R12 के जगह माइनस R21 पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा F21 और F21 इज इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई क्या बच्चों, आर स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा R12 के जगह हमने क्या पुट कर दिया, R21 पुट किया, R21। ठीक, ये हो गया। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, दोनों का डायरेक्शन। ठीक, ये हो गया। अब आप देखिए R12 और R21 में देखिए दोनों वैल्यू सेम है, बस साइन का अंतर है, साइन का अंतर है बच्चों। तो हम ये बोल सकते हैं कि दैट इज F12 इज इक्वल टू -F21, मतलब पहला चार्ज दूसरे पर और दूसरा चार्ज पहले पर जो फोर्स लगाएगा वह इक्वल लगाएगा मैग्नीट्यूड में, बट डायरेक्शन में क्या होगा, अपोजिट होगा, अपोजिट डायरेक्शन में है। मतलब फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड और फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट। ठीक है, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड इसके द्वारा, या फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट इसके द्वारा, आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ये इक्वल मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे, या यह इसके ऊपर फोर्स या यह इसके ऊपर फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड में लगाएंगे, बट डायरेक्शन उसका क्या होगा, अपोजिट होगा, चाहे चार्ज बड़ा हो या छोटा। मतलब एक मान लीजिए यहाँ पर हमने Q1 इज इक्वल टू +10 कूलाम का चार्ज ले लिया, यहाँ पर हमने ले लिया +100 कूलाम का चार्ज। अब ऐसा नहीं है कि ये 100 कूलाम का चार्ज है तो ये इसके ऊपर ज़्यादा फोर्स लगाएगा, ऐसा नहीं होगा बच्चों। यह 100 कूलाम का चार्ज भी इसके ऊपर उतना ही फोर्स लगाएगा जितना यह 10 कूलाम का चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। इसका मतलब ये है कि चार्ज का अमाउंट, क्वांटिटी जो होता है, मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकता है, लेकिन इसके द्वारा लगाया जाने वाला फोर्स जो है वह इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा। चाहे 10 कूलाम का चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाए, चाहे 100 कूलाम का चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाए। ठीक है, ये चीज़ आप क्लियर रखें। ये चीज़ बच्चों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि 100 कूलाम का यहाँ यदि चार्ज रखा हुआ है तो ये इसके ऊपर ज़्यादा फोर्स लगाएगा, ऐसा नहीं है बच्चों। यह जो है 10 कूलाम हो चाहे 100 कूलाम हो, यदि चार्ज का मैग्नीट्यूड अलग अलग है, बट यदि फोर्स की जब हम बात करेंगे तो 10 कूलाम का चार्ज भी उतना ही फोर्स लगाएगा इसके ऊपर जितना ये 100 कूलाम का चार्ज इसके ऊपर लगाएगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि फर्स्ट चार्ज के द्वारा सेकंड पर, सेकंड चार्ज के द्वारा फर्स्ट पर लगने वाला जो फोर्स होता है वह मैग्नीट्यूड में इक्वल होता है, डायरेक्शन में क्या होता है, अपोजिट होता है। इसका मतलब ये है कि यह जो है किसको फॉलो करता है, यह आपके न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करता है, एक्शन एंड रिएक्शन को फॉलो करता है कि यह इसके ऊपर लगाया फोर्स तो यह भी इसके ऊपर लगाया फोर्स। ठीक है, एक्शन एंड रिएक्शन का जो लॉ है न्यूटन्स का थर्ड लॉ, यह न्यूटन्स का लॉ जो है न्यूटन्स के थर्ड लॉ को फॉलो करता है बच्चों। तो आगे हम बढ़ते हैं और आगे हम अब समझेंगे कि रिलेटिव जो है वह परमिटिविटी क्या है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है। वही रिलेटिव परमिटिविटी को ही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। तो हम समझते हैं रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके बच्चों, रिलेटिव परमिटिविटी,
ठीक है। रिलेटिव परमिटिविटी या तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये क्या है बच्चों? तो हमने आपको उस दिन बताया था कि कूलॉम्स लॉ जो होता है वह बच्चों मीडियम डिपेंडेंट होता है, यानी मीडियम के चेंज होने से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वह चेंज हो जाता है, ठीक है। और हमने बताया था कि इस मैक्सिमम जो फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो मैक्सिमम होता है वो कहाँ होता है बच्चों? एयर में। एयर या वैक्यूम में जब रखा हुआ होगा तो दो चार्ज के ऊपर लगने वाला जो फोर्स होता है वो मैक्सिमम होता है। जैसे सपोज दैट आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दे दिया कि जो है मैक्सिमम फोर्स एक्टिंग ऑन टू चार्जेस व्हेन इट इज़ प्लेस्ड ऑन, और चार ऑप्शन दे दिया, एयर, ठीक है, वाटर, केरोसिन या ग्लास, ठीक है। इस तरह से तो हमारा जो है एयर में जब हम इसको रखेंगे दो चार्ज को, और सेम चार्ज को यदि हम वाटर में रख दें या किसी अदर मीडियम में रख दें तो उसके बीच लगने वाला जो फोर्स होगा बच्चों वह जो है क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। और मैक्सिमम फोर्स कहाँ लगेगा? एयर में। इसका मतलब रिलेटिव परमिटिविटी हमको क्या बताता है? रिलेटिव परमिटिविटी टेल्स अस हाउ मच फोर्स या हाउ मेनी टाइम्स फोर्स एक्टिंग ऑन टू चार्जेस व्हेन इट इज़ प्लेस्ड इन अनदर मीडियम। जब हम किसी दूसरे मीडियम में सेम चार्ज को प्लेस कर दें तो कितना टाइम जो है फोर्स घट जाएगा या कितना टाइम फोर्स जो है वह उस पर लगने लगेगा एज़ कम्पेयर टू एयर, एयर के कंपैरिजन में उस पर फोर्स कितना टाइम घटा, यह बताता है रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। रिलेटिव परमिटिविटी टेल्स अस हाउ मेनी टाइम्स फोर्स एक्टिंग ऑन टू सेम चार्जेस व्हेन इट इज़ प्लेस्ड इन अनदर मीडियम। जब हम एज़ कम्पेयर टू एयर के कंपैरिजन में कितना फोर्स जो है वो घट गया, डिक्रीज कर गया दो चार्ज के ऊपर जब हम उनको कहाँ प्लेस्ड कर दिए? दूसरे मीडियम में, ठीक है। तो जब हम दूसरे मीडियम में उसको प्लेस किए तो जो है उसमें जो फोर्स होगा वो घटेगा, कितना घटा फोर्स उसी को बताता है रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। रिलेटिव परमिटिविटी का एक्चुअल मीनिंग यही है कि यह हमको क्या बताता है कि एयर में था तो फोर्स कितना था वो तो हमको पता है, बट वाटर में गए तो कितने टाइम्स वो डिक्रीज कर गया, इसके बारे में ये बताएगा रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स फोर्स डिक्रीजेज ऑन सेम टू चार्जेस व्हेन इट इज प्लेस्ड इन दैट मीडियम, ठीक है। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम या रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम इज टेल्स अस हाउ मेनी टाइम्स फोर्स डिक्रीजेज ऑन सेम टू चार्जेस व्हेन इट इज प्लेस्ड इन दैट मीडियम, एक्सेप्ट क्या छोड़ के? एयर को छोड़कर किसी दूसरे मीडियम में जब हम करते हैं तो, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं बच्चों डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में। इसमें जैसे मान लीजिए कि जब हम एयर में रखें या वैक्यूम में रखें तो फोर्स कितना लगता है बच्चों? फोर्स हमारा लगता है 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r²। यही तो फोर्स होता है जब हम दो चार्ज को कहाँ रखें? एयर में या वैक्यूम में रखें, ठीक है। तो वैक्यूम में लगने वाला जो फोर्स होगा वह इस तरह से होगा, इसको हम वैक्यूम में लिख लिए या एयर में, सेम बात हो गया, ठीक है। अब इन दो चार्ज को हम प्लेस कर दे रहे हैं किसी मीडियम में, तो फोर्स कितना हो जाएगा बच्चों? मीडियम में हम जब प्लेस कर दें तो 1/4πε, एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन क्या है? एप्सिलॉन हमारा बच्चों है एब्सोल्यूट परमिटिविटी, ठीक है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ये एप्सिलॉन क्या है? एब्सोल्यूट परमिटिविटी। और ये क्या है? परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी और Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r², ठीक है। Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r², ये हमारा किसी मीडियम में रखने पर लगा फोर्स है। तो मीडियम में रखे तो यह फोर्स हो गया, और एयर या वैक्यूम में रखे, हाँ वैक्यूम में लिख लीजिए, वैक्यूम में रखे जब बच्चों तो यह फोर्स लगा। अब इन दोनों फोर्स को यदि आप डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, दोनों फोर्स को यदि आप डिवाइड कर देते हैं बच्चों तो हमारा क्या बचेगा? यहाँ पर देखिए F वैक्यूम डिवाइडेड बाई F मीडियम इज इक्वल टू, यदि आप इसको डिवाइड करेंगे तो यह आपका पूरा ए कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बच्चों? 4πε डिवाइडेड बाई 4πε0, 4πε0, ठीक है। आप जब ऐसे डिवाइड करेंगे 1/4πε0 डिवाइडेड बाई, ये बच्चों हो गया आपका 1/4πε, ये हो गया। तो ये पूरा ऊपर चला गया, ठीक है, ये 1 यहाँ आ गया, तो ये क्या लिखाएगा? 4πε/4πε0। तो 4π से 4π कट गया, तो क्या आ गया बच्चों? F वैक्यूम
एफ वैक्यूम डिवाइडेड बाई एफ मीडियम इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसी एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट को बोला जाता है के। ठीक है, या तो बोला जाता है क्या, एप्सिलॉन आर। ठीक है, एप्सिलॉन आर या तो के, इसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। के क्या है बच्चों, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। या तो एप्सिलॉन आर क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टेल्स अस हाउ मेनी टाइम्स फोर्स डिक्रीजेज ऑन सेम टू चार्जेस व्हेन इट इज प्लेस्ड ऑन अनदर मीडियम। दूसरे मीडियम में जब हम उसको प्लेस्ड करेंगे तो कितने टाइम फोर्स डिक्रीज कर जाएगा एयर के कंपैरिजन में, वही बताता है क्या, रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। रिलेटिव परमिटिविटी टेल्स अस हाउ मेनी टाइम्स फोर्स डिक्रीजेज ऑन सेम टू चार्जेस व्हेन इट इज प्लेस्ड ऑन अनदर मीडियम। जब हम उसको दूसरे मीडियम में प्लेस करते हैं तो उसमें कितना फोर्स घट जाता है, यही बताता है रिलेटिव परमिटिविटी। ये इसका एक्चुअल डिफिनीसन है, मतलब एक्चुअल इसका मीनिंग है, डिफिनीसन नहीं है बच्चों, एक्चुअल इसका मीनिंग है कि रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब क्या होता है। तो रिलेटिव परमिटिविटी आपका कितना फोर्स घट रहा है उसके बारे में वो जो है क्या बताता है, जानकारी देता है हमको। उस मीडियम में, जिस मीडियम में हम रख रहे हैं उस मीडियम में कितना फोर्स घट रहा है उसकी जानकारी देता है रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि आप ये उसको के से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसका आप डिफिनीसन क्या बताएंगे, रिलेटिव परमिटिविटी का डिफिनीसन क्या होता है। तो रिलेटिव परमिटिविटी का जब डिफिनीसन आप डिफाइन करेंगे बच्चों, तो इट इज़ द रेशियो ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन टू चार्जेस व्हेन इट इज़ द रेशियो ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन टू चार्जेस व्हेन इट इज़ प्लेस्ड ऑन वैक्यूम टू दी अनदर मीडियम। ठीक है, टू दी अनदर मीडियम, फोर्स एक्टिंग ऑन सेम चार्जेस टू अनदर मीडियम। ठीक है, यानी दो चार्ज को यदि हम एयर में रखें और ऊपर उस पर लगने वाला फोर्स, और उन्हीं दो चार्ज को जब हम मीडियम में रखें तो उस पर लगने वाला फोर्स का जो रेशियो होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, तो रिलेटिव परमिटिविटी इट इज़ द रेशियो ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन टू चार्जेस व्हेन इट इज़ प्लेस्ड इन अ एयर टू द सेम चार्जेस आर प्लेस्ड इन अ मीडियम। फोर्स एक्टिंग ऑन सेम चार्जेस व्हेन इट इज़ प्लेस्ड ऑन द मीडियम। तो मीडियम में जब हम प्लेस कर दें तो उस पर फोर्स, और वैक्यूम में रखें तो फोर्स, उन दोनों फोर्स का जो रेशियो होता है वही उसी को हम क्या करते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और ये होता है एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यदि हम एप्सिलॉन की बात करें तो एप्सिलॉन क्या होता है या एप्सिलॉन नॉट क्या होता है बच्चों। तो एप्सिलॉन या एप्सिलॉन नॉट की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो है एप्सिलॉन या एप्सिलॉन नॉट जो होगा बच्चों, ये है बच्चों, यदि यहाँ पर ना हम एप्सिलॉन की वैल्यू निकालें तो ये क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट के, एप्सिलॉन नॉट के। तो जो ये एप्सिलॉन है ना, इसके जगह हम क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट के लिखेंगे, या तो क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन के जगह हम लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ये भी तो लिखा जा सकता है। तो यदि हम पुट कर दें तो यह क्या हो जाएगा, यहाँ पर एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर पुट कर दें या एप्सिलॉन नॉट के पुट कर दें, तो फोर्स ऑन मीडियम इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। एप्सिलॉन नॉट के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब यदि ये के की वैल्यू, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू, जैसे जैसे आपका जिसका जैसे वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 80 होती है, तो यहाँ पर यदि 80 पुट कर देंगे तो जो है वाटर में दो फोर्स चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स जो है हमको फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू चेंज होती जाएगी तो फोर्स की वैल्यू क्या होती जाएगी, बदलती जाएगी। तो यह इस तरह से हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी को समझें। रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है ना बच्चों, यह आपका इसकी यूनिट नहीं होती। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या तो इसकी यूनिट नहीं होती है। रिलेटिव परमिटिविटी जो क्या है, यूनिट लेस होता है। ये भी आप इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा कि रिलेटिव परमिटिविटी यूनिट लेस होता है या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है वह यूनिट लेस होता है। क्यों होता है बच्चों, क्योंकि दोनों फोर्स हैं और दोनों रेशियो है किसका, फोर्स का, एक वैक्यूम में और एक मीडियम में। मीडियम और वैक्यूम में जो फोर्स है उनके रेशियो को ही हम क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ऊपर में भी न्यूटन, नीचे में भी न्यूटन, तो कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पर क्या है बच्चों, इसकी यूनिट नहीं होगी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों, ये न्यूमेरिकल्स जो है कूलाम्स लॉ के ऊपर है।
इस तरह के न्यूमेरिकल्स जो है वह कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आते हैं और बोर्ड में भी आते हैं। तो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये जब एग्ज़ाम्स में आएगा तो इसको हम कैसे शॉर्ट ट्रिक लगा के इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, और कैसे इसको जो है हम बोर्ड में आएगा तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम दोनों मेथड बताएंगे आपको, और इसको ध्यान से देखिएगा। 2 फिक्स्ड चार्जेस +4Q + QR एट अ डिस्टेंस 3 मीटर अपार्ट। 2 चार्ज हैं बच्चों, एक है +4Q और दूसरा जो है एक है बच्चों +Q, ठीक है। और यह कितने डिस्टेंस पर रखे गए हैं, 3 मीटर पर, 3 मीटर डिस्टेंस पर ये रखे गए हैं। इनके बीच का जो डिस्टेंस है बच्चों ये 3 मीटर डिस्टेंस है, ठीक है। ये 3 मीटर डिस्टेंस पर है, ठीक, इस तरह से। अब बोल रहा है कि एट व्हाट पॉइंट बिटवीन द चार्जेस, चार्ज के बीच में वह व्हाट पॉइंट बिटवीन द चार्जेस अ थर्ड चार्ज +Q मस्ट बी प्लेस्ड। मतलब कि वह कौन सा पॉइंट है जहाँ पर हम +Q चार्ज को प्लेस कर दें टू कीप इट इक्विलिब्रियम, तो यह जो है इक्विलिब्रियम में रहें। जैसे एक चार्ज हम किसको +Q को कहाँ प्लेस करें कि यह तीनों चार्ज जो है वो इक्विलिब्रियम में रहे, इस तरह का क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन सेम रहता है, वह पूछ देता है कि एट व्हाट पॉइंट द थर्ड चार्ज +Q मस्ट बी प्लेस देन फोर्स एक्टिंग ऑन थर्ड चार्ज विल बी 0। मतलब ये पूछ दिया कि एक +Q चार्ज को कहाँ रख दें कि उसके ऊपर लगने वाला फोर्स क्या हो, 0 हो, ठीक है। लगने वाला फोर्स क्या हो बच्चों, 0 हो। तो चाहे इस तरह का क्वेश्चन पूछे कि लगने वाला फोर्स 0 हो, चाहे ये तीनों इक्विलिब्रियम में हैं, तो कहाँ पर इस चार्ज +Q को रखें कि ये तीनों इक्विलिब्रियम में होंगे। तो अब थोड़ा सा इस पर देखिए कि इस +Q चार्ज को हमको रखना है इन दोनों के बीच में, और कहाँ रखना है वही हमको वो डिस्टेंस पूछ रहा है। तो यह +Q चार्ज, ये भी +Q, ये भी +Q, तो यह इसको रिपेल करेगा किस डायरेक्शन में, ये इसको इधर भेजेगा, और ये +Q भी इसके ऊपर इधर फोर्स लगाएगा, और ये +4Q इसके ऊपर इधर फोर्स लगाएगा। चूँकि +4Q जो है बच्चों वो बड़ा है मतलब ज़्यादा है, इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, तो इसके द्वारा इस पर लगने वाला फोर्स ज़्यादा होगा, तो यह इसको ज़्यादा फोर्स लगा के इधर ढकेलेगा। और ये +Q भी फोर्स लगाएगा, लेकिन इसके इतना फोर्स नहीं लगा पाएगा, जितना फोर्स +4Q लगाएगा इसके ऊपर, उतना +Q फोर्स तो लगा नहीं पाएगा। इसका मतलब यह इसको इतना धक्का देगा कि ये कहीं इधर जाके जो है रेस्ट में आएगा, +Q यहाँ बीच में तो आ नहीं पाएगा, क्योंकि दोनों चार्ज यदि इक्वल रहते तो बीच में वो आता, लेकिन +4Q का फोर्स ज़्यादा होगा, इसलिए यह इधर ज़्यादा डिस्प्लेस हो जाएगा, और +Q का फोर्स कम होगा इसलिए इधर होगा। अब वो कितना डिस्टेंस पर होगा, वही डिस्टेंस हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो हम ये मान लिए कि यह जो है x डिस्टेंस पर है। कितने डिस्टेंस पर है बच्चों, x डिस्टेंस पर है, कहाँ से, +Q चार्ज से x डिस्टेंस पर है, और टोटल चार्ज कितना है बच्चों, 3 मीटर। तो ये बचेगा कितना, 3 - x, 3 - x होगा, 3 - x ये डिस्टेंस होगा, और इस डिस्टेंस को हम यहाँ पर C पॉइंट मान ले रहे हैं। ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट हम C मान ले रहे हैं, यहाँ पर C पॉइंट है। इस C पॉइंट पर हमने इस चार्ज +Q को रख दिया है, और वहाँ पर हम मान ले रहे हैं कि फोर्स क्या हो रहा है, 0 है। फोर्स 0 होगा तभी तो इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है। मतलब इस +4Q और इसके बीच का फोर्स और इन दोनों के बीच का फोर्स क्या होगा, इक्वल होगा, तभी यह चार्ज यहाँ पर किस में होगा, रेस्ट में होगा। तो चार्ज को रेस्ट में रहने के लिए इस +Q के द्वारा इस पर लगने वाला फोर्स और इस +4Q के द्वारा इस पर लगने वाला फोर्स क्या होना चाहिए, बराबर। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि यह रेस्ट में कब रहेगा, जब इसके द्वारा लगा हुआ फोर्स या इसके द्वारा लगा हुआ फोर्स, इस चार्ज के द्वारा इस पर लगने वाला फोर्स, इस चार्ज के द्वारा इस पर लगने वाला फोर्स इधर होगा, इस डायरेक्शन में, इधर होगा इस डायरेक्शन में, और इस चार्ज के द्वारा इस पर लगने वाला फोर्स इस डायरेक्शन में, ये इधर भेजना चाह रहा होगा। और दोनों फोर्स जब तक बराबर नहीं होंगे तब तक यह चार्ज रेस्ट में नहीं होगा। तो हम मान लिए कि C पॉइंट पर रेस्ट में है, इसका मतलब कि इस +4Q के द्वारा लगने वाला फोर्स और इस +Q के द्वारा लगने वाला फोर्स आपस में क्या है, बराबर है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे F1, इसको हम F1 दे रहे हैं। F1 = क्या हो जाएगा बच्चों, 1/4πε0, और ये F1 दे रहे थे इनके बीच, तो क्या है, Q1 की वैल्यू क्या है, 4Q, Q1 × Q2 के जगह क्या ले लें, Q, इनके बीच का फोर्स निकालना है बच्चों, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, R², इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, 3 - x का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। F2 कितना होगा बच्चों, 1/4πε0
ठीक है। अब इनके बीच का फोर्स निकालिए, तो Q1 Q2, तो Q1 Q2, इसको Q1 ले लीजिए, इसको Q2 ले लीजिए, तो Q इंटू Q डिवाइडेड बाई क्या हो गया R स्क्वायर। R स्क्वायर क्या होगा बच्चों, इसके बीच का डिस्टेंस, तो ये हो गया x स्क्वायर, ये क्वेश्चन नंबर। और दोनों फोर्स आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। दोनों फोर्स बराबर होंगे तभी तो ये रेस्ट में होगा, ठीक है, क्योंकि इधर से खींचा जाए, इधर से धक्का दिया जाए और इधर से धक्का दिया जाए, यदि दोनों की तरफ से यदि फोर्स इक्वल होगा तभी तो ये रेस्ट में होगा। या तो इधर से हम इसको पकड़ के खींचे और कोई इसको इधर से पकड़ के खींचे, और दोनों फोर्स जब तक बराबर नहीं होंगे बच्चों तो ये रेस्ट में नहीं होगा। तो इसका मतलब कि रेस्ट में होने के लिए दोनों फोर्स का क्या होना इक्वल है, क्या होना जरूरी है, इक्वल होना जरूरी है। तो चार्ज रेस्ट में होगा या एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में क्या हो जाएगा बच्चों, F1 इज इक्वल टू F2, F1 इज इक्वल टू इन दोनों के बीच का फोर्स और इन दोनों के बीच का फोर्स बराबर होगा। तो जब आप इसको बराबर करेंगे बच्चों तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, यह बराबर करेंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा और क्या हो जाएगा 4Q इंटू Q डिवाइडेड बाई 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो गया Q इंटू Q डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। आई होप आपको क्लियर हो गया। ये Q दोनों इससे क्या हो गया, कट गया। अब क्या बचा बच्चों, ऊपर में बचा 4/3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर, ठीक है। आप इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, इसको यहाँ भेज दीजिए और इसको यहाँ भेज दीजिए बच्चों, क्या आएगा यहाँ पर आ जाएगा, इसको जब यहाँ लाएंगे तो 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक। अब आप इसको आगे जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, इसको हम लिखें यहाँ पर 4x स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो a की जगह क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी माइनस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो प्लस 6x 2ab, 2 इंटू ए की जगह 3, 6 इंटू एक्स 2ab, ऐसे हो गया बच्चों। अब इन पूरे को उठा के इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, अब माइनस एक्स स्क्वायर जब इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 5x स्क्वायर। देखिए एक्स स्क्वायर जब आया तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आया तो प्लस एक्स स्क्वायर, तो 5x स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों 9 और माइनस 6x हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो इसको आप सीक्वेंस करिए, 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। ये हमारा एक इक्वेशन बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। जब सॉल्व कर देंगे तो आपको जो है यहाँ से x की क्या निकल जाएगी वैल्यू, x की वैल्यू निकलेगी और वही x की वैल्यू जो है हमको बताएगी कि आप चार्ज को कितना डिस्टेंस पर रखेंगे। तो इसको आप यदि सॉल्व करेंगे तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाना पड़ेगा, या तो आप जो है इसको श्रीधराचार्य रूल जो होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला जो होता है, उस क्वाड्रेटिक फार्मूला के हेल्प से आप इसको यदि सॉल्व करें तो x की वैल्यू निकलेगी और x की वैल्यू निकाल के आप जो है यहाँ पर बता सकते हैं कि कितना डिस्टेंस पर ये रखा जाएगा। एक मेथड तो ये है, ठीक है बच्चों, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। आई होप आप इसको सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th में जो है वो आपको आता होगा, तो आप उसके हेल्प से सॉल्व करेंगे और इसमें x की वैल्यू जो होगी ना वह कुछ न कुछ मिलेगी। कितना मिलेगी हम इसका शॉर्ट ट्रिक लगा के देख लेते हैं कि शॉर्ट ट्रिक से कितना आएगा, ठीक है। तो आपको बोर्ड में तो इस तरह से सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन आप ना एग्ज़ाम में इस तरह से सॉल्व नहीं करेंगे। एग्ज़ाम में सॉल्व करने का क्या तरीका है बच्चों, एग्ज़ाम जब आएगा आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यदि आता है इस तरह का क्वेश्चन, तो आप ना बस क्या करेंगे कि आप देखेंगे कि यह चार्ज कैसा है। यदि सेम टाइप का चार्ज है, मतलब इस तरह से आप लिख लीजिए केस फर्स्ट, यदि Q1 और Q2 का जो मल्टीपल है बच्चों वह ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा आ रहा है, तो 4Q इंटू Q जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में है दोनों, तो 0 से तो बड़ा ही आएगा। या तो आप बोल सकते हैं कि इफ बोथ चार्जेस आर पॉजिटिव और बोथ चार्जेस आर निगेटिव, या दोनों चार्ज सेम टाइप के हों, या तो पॉजिटिव पॉजिटिव हो या तो निगेटिव हो। तो जब हमको फोर्स निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे, ये डिस्टेंस x कैसे निकालेंगे, तो x इज इक्वल टू जो फार्मूला होता है वह होता है r डिवाइडेड बाई आपका बड़ा वाला चार्ज, यानी बड़ा वाला चार्ज क्या है Q1 डिवाइडेड बाई Q2 और प्लस 1 Q, ठीक है, Q1 डिवाइड बाई Q2 प्लस 1। इस फार्मूला से आप निकाल सकते हैं x का। x कहाँ से लेना है, x इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम
स्मॉल चार्जेस, स्मॉल जो चार्ज होगा उस चार्ज से हम x की वैल्यू लेंगे। x की वैल्यू हमेशा छोटे वाले चार्ज से ले लीजिए और x इज इक्वल टू आप निकाल दीजिए। अब यहाँ पर पुट करके देखिए तो x इज इक्वल टू r की वैल्यू कितनी है 3 मीटर, 3 डिवाइडेड बाई Q1 बड़ा वाला चार्ज, 4Q डिवाइडेड बाई छोटा वाला चार्ज Q, ठीक, और प्लस 1 और 3। अब यहाँ से Q से Q कटा, यहाँ क्या बचा बच्चों 4 प्लस 1 और यहाँ क्या आया 3 और 4 रूट में से बाहर निकलेगा तो क्या बच जाएगा 2 प्लस 1 यानी क्या आ गया 3/3 इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 1 मीटर, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 1 मीटर। तो फ्रॉम Q1 से यानी Q चार्ज से कितना डिस्टेंस पर रखा जाए 1 मीटर डिस्टेंस पर, और 4Q चार्ज से कितना डिस्टेंस पर रखा जाए तो x की वैल्यू 1 जो है यहाँ आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 4Q चार्ज से 2 मीटर डिस्टेंस पर और Q चार्ज से 1 मीटर डिस्टेंस पर रखने पर इस Q को यह इक्विलिब्रियम में होगा। तो आप कैसे निकालेंगे यह फार्मूला, कब अप्लीकेबल होगा जब Q1 Q2 का मल्टीप्लिकेशन या दोनों चार्ज सेम टाइप के हों। सेम टाइप का मतलब कि यदि दोनों चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव हों और दोनों चार्ज या तो निगेटिव निगेटिव हों तो आप क्या करेंगे r डिवाइडेड बाई बड़ा वाला चार्ज डिवाइडेड बाई छोटा वाला चार्ज रूट में +1, ठीक है, Q1 डिवाइडेड बाई Q2 और +1 अंडर रूट Q1 बाई Q2 +1। और यदि इन दोनों का यदि एक चार्ज पॉजिटिव और एक चार्ज निगेटिव हो उस केस में आपका कैसे लगाएंगे, तो उस केस में आप कैसे करेंगे बच्चों, यदि एक चार्ज क्या हो इफ़ वन चार्ज इज पॉजिटिव एंड अनदर इज निगेटिव या बोथ चार्जेस आर अपोजिट। केस सेकंड क्या है Q1 और Q2 का मल्टीप्लाई क्या है आपका छोटा है 0 से, तो उस केस में आप जो x निकालेंगे इक्विलिब्रियम में वह निकालेंगे r डिवाइडेड बाई आपका Q1 बाई Q2 बड़ा वाला चार्ज डिवाइड बाई छोटा वाला चार्ज -1 ये फार्मूला लगेगा। यदि एक चार्ज यहाँ पर क्या होता -4Q, यहाँ पर निगेटिव साइन के साथ पुट नहीं करना है आपको, ठीक है, निगेटिव साइन के साथ आपको चार्ज को पुट नहीं करना है। मान लीजिए यहाँ पर दिया होता क्या -4Q, ठीक है, और यहाँ देता क्या Q, तो उस केस में आपको निकालना होता तो आप कैसे निकालते, ठीक है। तो बच्चों ये फार्मूला लगेगा, ठीक, आपको आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यदि दोनों सेम टाइप का चार्ज है और वो पूछ रहा है कि किस पॉइंट पर रखें कि फोर्स क्या हो 0 हो या चार्ज इक्विलिब्रियम में हो, तो आप तुरंत ये वाला फार्मूला लगाइए r डिवाइडेड बाई Q1 बाई Q2 एंड +1। Q1 क्या है बड़ा वाला चार्ज डिवाइड बाई Q2 क्या है छोटा वाला चार्ज, ठीक है। Q1 क्या है यहाँ पर लिख लेंगे कि Q1 ग्रेटर देन Q2 होना चाहिए, Q1 ग्रेटर देन Q2, Q1 को ऊपर रखिए Q2 को नीचे रखिए +1। और ये कब लगेगा जब Q1 Q2 का प्रोडक्ट जो है 0 से बड़ा हो, यानी दोनों सेम टाइप का चार्ज हो, बोथ चार्जेस आर सेम टाइप चार्ज हो, सेम टाइप का चार्ज हो बच्चों। और यह कब लगेगा जब चार्जेस क्या हो अपोजिट हो, अपोजिट टाइप का चार्ज हो, अपोजिट टाइप हो, ठीक है, अपोजिट साइन में हो, एक प्लस में हो माइनस में, तो r बाई रूट Q1 बाई Q2 -1। यहाँ पर भी कंडीशन यही है क्या Q1 आपका बड़ा होना चाहिए क्या Q2 से, ठीक है, निगेटिव साइन को आपको ध्यान में रख कर नहीं देखना है। तो इस तरह से आप जो है इसको कर सकते हैं। आप इस फार्मूले में हमने रखा तुरंत निकल गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है एग्जाम्स में आते हैं बच्चों, और आपको शॉर्ट ट्रिक लगा के आप जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे जो है हम कल देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ, और उसके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स IIT या JEE मेंस में आए हैं उसको हम सॉल्व करेंगे, और फिर हम नेक्स्ट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।